बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिद्दीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई अफसोसनाक और बुज़दिलाना फ़ेल है। अब तक पता नहीं चल रहा था, अब ये भी एक इत्तला आई है और वो ये है कि सिद्दीक जान को अदालत में पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और जो कुछ भी इस्लामाबाद की रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने बताया उसका एक गुस्सा है उनके ख़िलाफ़। और वकला जो है उनकी टीम तैयार है। मेरी अली से भी बात हुई है, बाकी दोस्तों से बात हुई है, तो वो सिद्दीक जान का केस जो है वो ख़ुद देखेंगे। सिद्दीक जान को चंद दिन पहले से पता था उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। FIA में भी उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी पेंडिंग रखी गई थी जानबूझकर, उसमें उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक हुक्म जारी किया था 27 मार्च तक के लिए। हुक्म ये था कि सिद्दीक जान को हरासा नहीं किया जाएगा पुलिस या FIA की जानिब से, और उनके ख़िलाफ़ कोई भी अगर खुफिया कोई डॉक्यूमेंट है या कोई FIR वगैरह है तो उसको मंजर आम पर लाया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद लोग शायद कानून को अहमियत नहीं देते। शायद इस्लामाबाद के अंदर जंगल का कानून ऐसा लगता है दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात थे। उसके बाद ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक सहाफ़ी को उन अहकामात के बावजूद ऐसे गायब कर दिया जाए। पुलिस तो ओन ही नहीं कर रही कि सिद्दीक जान कहाँ पे है, बताया ही नहीं जा रहा था। कई घंटे तक सहाफ़ी ढूंढते रहे, पता करते रहे, मुख्तलिफ़ थानों में, मुख्तलिफ़ इदारों के पास, हर जगह पे। और फिर ज़राए से खबर आती है जी कि वो पुलिस के पास है, और फिर ज़राए से खबर आती है कि जनाब उनको दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। एक सहाफ़ी है, पहले सहाफ़ियों को गद्दार बनाया जाता था, पहले सहाफ़ियों को बागी बनाया जाता था, अब सहाफ़ियों को दहशतगर्द भी बनाया जा रहा है। वैसे ये PMLN का वतीरा है, मेरे ऊपर इन्होंने 2009 में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था लाहौर में। ये किसी को भी दहशतगर्द बना देते हैं, उठा के दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। सिद्दीक जान का कसूर ये है कि उन्होंने जो कुछ भी जुडिशल कम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में इमरान खान की आमद के मौके पर हुआ उस सबको बेनकाब कर दिया। स्पेशली जो नामालूम अफराद वहाँ पे आए थे, उनके हाथों में सफ़ेद रंग की स्ट्रिप थी जिनसे गिरफ्तारियाँ की जाती हैं और लोगों को काबू किया जाता है। उन लोगों की शक्लें सिद्दीक जान ने दिखा दी थी, और वो जो वीडियो इमरान खान साहब ने चलाई है मुबैना तौर पे वो भी सिद्दीक जान ने और उनके साथियों ने मिलकर बनाई है, और उसकी सारी तफसीलात भी सिद्दीक जान मंजर आम पर लेकर आए कि किसने किस तरीके से हालात ख़राब किए। पहले सुबह सुबह मरियम नवाज़ और उनके मीडिया सेल ने सिद्दीक जान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया, उसमें हमारे कुछ सहाफ़ियों ने भी हिस्सा लिया, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सिद्दीक जान अपने साथ आंसू गैस लेकर आए थे और वो अपने साथियों की मदद से पुलिस पर आंसू गैस फेंक रहे थे। और जब इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया सहाफ़ियों ने, सिद्दीक जान ने पूरी वीडियोस निकाल कर दिखा दी और हर चीज़ को एक्सपोज कर दिया, तो उसके बाद उनके पास छुपने के लिए भी जगह नहीं थी। पूरा का पूरा बयानिया जो सिद्दीक जान के खिलाफ बनाया वो दबरदूस हो गया। गुस्सा इस बात का था कि हमने जो कुछ भी प्लान किया वो इस सहाफ़ी ने और इसके साथियों ने बेनकाब कर दिया, क्योंकि सिद्दीक जान इस्लामाबाद में बहुत सारे सहाफ़ियों को जो है वो उनको लेकर चलते हैं। बहुत सारे नौजवान सहाफ़ी हैं वो सिद्दीक जान के साथ मौजूद रहते हैं। तो एक तवाना आवाज़ है इस्लामाबाद की सहाफ़त में, और बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं। अब इस्लामाबाद ज़्यादा शहर है, 27 किलोमीटर की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, 13 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, इससे भी ज़्यादा। तो इस शहर के अंदर से बीचों बीच से एक शख्स अगवा कर लिया जाता है और कई घंटे तक पता ही नहीं चलता। अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है और इस शख्स को उठा लिया जाता है। तो एक्चुअली डर सिद्दीक जान के सच से है, उसके बोलने से है कि वो जो बात करता है वो लोगों को पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि ये शख्स बोलता रहे। अब तफसीलात भी आ गई हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये कंफर्म इत्तला मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं सादा कपड़ों में, जिनकी वीडियो इमरान खान साहब ने दिखाई है, इनके नाम भी मौजूद हैं और बाकायदा एक एक का नाम मौजूद है, और ये भी पता है कि ये किस किस इलाके का रहने वाला है और कौन शख्स है, कहाँ पे काम करता है। यानी ये आदमी किस हैसियत में वहाँ पहुँचा, इसको किसने भेजा, ये कहाँ काम करता है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, ये सारी तफसीलात मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास। और ये खुद तफसीलात पहुँच जाती हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक बेचैनी है, हर जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बेचैन है कि इस मुल्क के साथ खेल खेला जा रहा है, तो जो भी खेल खेला जाता है वो बेनकाब हो जाता है। अब ये जो नामालूम अफराद हैं इनको एक्सपोज करने पर सिद्दीक जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक और सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
तो करें गिरफ्तार। पहले भी सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, अब फिर गिरफ्तार किया जाएगा तो अपने आप को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को एक्सपोज करेगी, पाकिस्तान के सियासतदान अपने आप को एक्सपोज करेंगे और पाकिस्तान का निज़ाम, रियासत अपने आप को एक्सपोज करेगी। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी और करवानी है और करवा लें, और सहाफ़ियों को उठाना है और उठा लें। किसी एक सहाफ़ी का जिसको गिरफ्तार किया हो या जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हो, जिसके ऊपर टॉर्चर किया हो, किसी एक का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं। कोई एक बंदा तो अपना मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बात सहाफ़ियों की अपनी अपनी ज़ात की नहीं है, अपनी नौकरी की नहीं है। बात जो है पाकिस्तान की है, बात जो है वो पाकिस्तान की बका की है, और बात जो है पाकिस्तान की आज़ादी की है, खुद मुख्तारी की है, पाकिस्तान के लोगों की किस्मत की है, जिसके ऊपर डाका मारा गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की सूरत हाल का। इमरान खान साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये कौन कौन लोग हैं, इनके नाम क्या क्या हैं। इसी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल करने का पूरा एक मंसूबा था। जनरल बाजवा ने इंटरव्यू देके अपने आप को मजीद एक्सपोज कर दिया। यानी जब भी उनका इंटरव्यू आता है नई चीज़ें खुल जाती हैं। शाहिद मेतला साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं जानता हूं इनको। इन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे बहुत खिलाफ हैं। जनरल बाजवा इनको बता रहे थे। नईम घुम्मन साहब की तैमादारी के लिए गए तो वहाँ पे, क्योंकि जनरल बाजवा उनके फर्स्ट कज़न हैं, तो वहाँ पे कहते हैं जी मुलाकात हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हामिद मीर ने जो नसीम ज़ारा के हवाले से बात की कि शटअप कॉल दी गई, तो उन्होंने कहा जी ये बात गलत है। वैसे भी वो आर्मी चीफ थे, ऐसा मुझे भी मुमकिन नहीं लगा था। फिर उन्होंने कहा हामिद मीर और इमरान खान और शेख रशीद के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे बड़े झूठे हैं। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकाला, लेकिन तलत हुसैन साहब अभी भी कंफर्म कर रहे हैं बार बार कि मुझे जनरल रिटायर बाजवा ने नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, फैज़ हमीद ने नौकरी से निकलवाया था। तो जनरल साहब आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, आपके डीजीए से ही सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल रहे थे, ये क्या चल रहा है? मैंने तो तलत को नौकरी दिलवाई थी। जनरल साहब आपका क्या काम है लोगों को नौकरियां दिलवाने का? आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, आपका दिफा का काम है, आप सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवाने का। यानी आपके डीजीए से ही नौकरी से निकाल रहे हैं और आप नौकरी पर डलवा रहे हैं। ये क्या चल रहा था? जब पहली दफ़ा फारिग हुआ तो मेरे कज़न अंजुम वराइज को लेकर तलत हुसैन मेरे पास आया। मैंने जनरल फैज़ को कहकर इसकी नौकरी लगवाई। फिर उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा सुलंगी और नुसरत जावेद वगैरह को चैनल से निकलवाया। पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं जानता, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर अबसार आलम को गोली लगने पे उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो तो गोली टीटी से किसी ने मारी थी, और ये वो इस तरह की उन्होंने बातें की। तो उन्होंने कहा कि अबसार आलम आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जनरल बाजवा ने कहा मैंने नहीं मरवाई, मैंने फुटेज देखी है, हमलावर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला अनाड़ीपन से किया गया, मैं ऐसा क्यों करता? उन्होंने कहा जनरल इरफान मलिक ने करवाया, क्योंकि अबसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पे लगाई थी। तो उन्होंने कहा ये काम गुस्से में किया होगा। ये बाजवा साहब ने ये भी अपने एक जूनियर जनरल साहब पे डाल दिया। हर चीज़ जो है वो अपने जूनियर ऑफिसर्स पे डाल रहे हैं। उनमें से कुछ अभी सर्विंग और कोई रिटायर हो चुके हैं, सारा कुछ उन्हीं पे डालते जा रहे हैं जनरल बाजवा साहब। उन्होंने कहा निचले लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम किया हो, मैं तो जानता भी नहीं। वो जो एक और सहाफ़ी को घर में मार पड़ी उसके बारे में कह रहे हैं, इस वाक़े का मुझे अगले दिन पता चला। उन्होंने कहा ये निचली सतह पे गुस्सा आ गया, उन्होंने ये काम डाल दिया। यानी ओन करते जा रहे हैं हर चीज़ को, और ये इससे वो ओन ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर लोग मौजूद थे, मैं आर्मी चीफ था, मुझे नहीं पता था नीचे से सारे ये काम हो रहे थे। आर्मी चीफ को हर चीज़ की खबर नहीं होती, उसे और बहुत सारे काम होते हैं। मुतीउल्लाह जान वाला वाक़या, उन्होंने कहा एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था। यानी ये भी पाकिस्तान की एक एजेंसी ने किया था मुतीउल्लाह जान वाला वाक़या। वैसे ये मुतीउल्लाह जान और बाकी सहाफ़ियों को तो पता ही था, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा इसका एतराफ़ कर लेंगे ये हमें आइडिया नहीं था। अब इसके ऊपर तो बाकायदा अदालत को चाहिए कि जनरल फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को बुलाकर पूछें, क्योंकि अदालत ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया हुआ है, और पता करें कि क्या हुआ था मुतीउल्लाह जान के साथ और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने इसमें कन्फेशन कर दिया है कि मुतीउल्लाह जान वाला वाक़या एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था। मैंने इस पर जनरल फैज़ की क्लास ली, फिर मुतीउल्लाह जान को छुड़वाया। आदम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने के मामले के ऊपर वो साफ मुकर गया। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस और FIA भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर जाते हैं। हालांकि वो दोनों ये कहते हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें पूछी कि जनरल इरफान मलिक ने मरीम नवाज़ साहबा को धमकी दी स्मैश करने की। उन्होंने कहा जी उनको जनरल फैज़ हमीद ने हटाया था, मैंने नहीं हटाया। और जनरल फैज़ DG ISI और DGC दोनों काम खुद करना चाहते थे। फिर उन्होंने पूछा कि दरवाज़ा तोड़ने वाला जो काम था मरीम नवाज़ का वो कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये हुक्म मैंने नहीं दिया था,
ब्रिगेडियर हबीब इस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़ार-ए-कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज़ ने मुकदमा दर्ज करने का कहा, मगर निचले लेवल पर कुछ ज़्यादा ही हो गया। यानी वो भी उन्होंने ओन कर लिया कि हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। अब ये बताने की क्या ज़रूरत है भाई, वो अलग कमरे में रहे, एक कमरे में रहे। यानी ये वो चीज़ें हैं जो जेब नहीं देती हैं एक साबिक आर्मी चीफ को कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने मुझे फ़ोन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और हमने ज़िम्मेदार ऑफिसर को हटा दिया था। कैप्टन सफदर ने, आपको याद होगा कि वहाँ पे मज़ार-ए-कायद के ऊपर डांस किया था, नारे लगाए थे और तौहीन की थी, तो उसके ऊपर बहुत गम गुस्सा था पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर एक कार्रवाई हुई थी। बाद में फिर जो सिंध की पुलिस है उन्होंने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए थे, काम से मना कर दिया था। तो एक सिचुएशन बन गई थी जिसके बाद ऑफिसर को हटा दिया गया था। और फिर सिद्दीक जान का भी इसके अंदर जिक्र हुआ। फिर ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी करीब समझे जाते थे वो कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए, और ऐसे भी जिनको बनाया ही फ़ौज ने था। अच्छा, ये भी एक तासुर है, कुछ सहाफ़ियों को फ़ौज ने बनाया। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ियों को हमने बनाया और हम खबरें भी देते थे, इनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये कि जब फ़ौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत थी जो उनके खिलाफ बात करें या उनके मुखालिफ हों। इस तरह एयरवाई की हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम बात, यानी इसका मतलब है वो ये ओन कर रहे हैं कि फ़ौज ये फैसला करती है। जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने फैसला किया कि इस पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करना है, लिहाजा हमें अब ऐसे बंदे चाहिए थे जो इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हों। यानी ये तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर को तो मैं फील्ड में भी साथ लेकर गया हूँ। जब फ़ौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफ़ियों को आहिस्ता आहिस्ता समझाना चाहिए था। नहीं, फ़ौज ने पॉलिसी तब्दील कर ली कि कल तक वो बुरे थे, कल तक उनके ऊपर पनामा में नाम था, कल तक वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड नहीं बता रहे थे, कल तक उन्होंने करप्शन की हुई थी और आज हमने उनके बारे में पॉलिसी बदल दी है। आहिस्ता आहिस्ता उनका बयानिया बदलना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। हमने एकदम अपनी साइड बदल ली। अब ये है साइड बदलने का मामला कि पहले वो खड़े थे पीडीएम की जमातों के खिलाफ और वो ये कह रहे थे कि इन्होंने चोरी की है, डकैती की है, मुल्क को लूटा है, खराबी की है और ये उसके सबूत हैं, और फिर एकदम हमने साइड बदल ली। तो वो सहाफ़ी वहीं पर रह गए। क्यों नहीं रह जाएंगे सर? हमने सबूत देखे हुए हैं, हमने इंक्वायरियाँ की हुई हैं, हमने रिपोर्टें पढ़ी हुई हैं, हमने इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्टें पढ़ी हुई हैं जिनके जवाब आज तक नहीं आ सके। तो हम ये कैसे मान लें कि जो लोग कल, जिनको चोर डाकू कहा जाता था, कल जो लोग हैं वो करप्शन के केसेस में मुलव्वस थे, वो NRO 2 लेके आप उनको माफ़ी भी दे दें, आप उनके साथ डील भी कर लें, आप अपनी साइड भी बदल लें और आप एक रिजीम चेंज भी कर दें और सहाफ़ी आपके साथ चल पड़े। क्यों? भेड़ बकरियां तो नहीं है। जब पहले भी सहाफ़ियों को कायल किया गया था तो सहाफ़ी डॉक्यूमेंट के ऊपर, सबूतों के ऊपर, उनके ऊपर कायल होते हैं। वो कभी इस बात पे नहीं होते कि जी उन्हें इधर जाना है सारे इधर चले जाएं, उन्हें इधर जाना है सारे इधर चले जाएं। ऐसे तो नहीं होता। अगर ऐसे कर सकते होते तो जनरल बाजवा बहुत ताकत में थे। अगर उन सब सहाफ़ियों को वो इस तरफ ले जा सकते हैं तो फिर इस तरफ भी ले जा सकते हैं। नहीं ले जा पाए ना, बार बार गिरफ्तार किया, सहाफ़ियों को मारा, सारा कुछ किया, नौकरियां छीनी, लोग नहीं माने। अरशद शरीफ शहीद हो गए लेकिन वो नहीं माने। अब जनरल बाजवा ने कहा कि और ये मकबूल जान साहब का भी जिक्र किया उन्होंने, मीर शकील रहमान का भी जिक्र किया उन्होंने कि उसको जेल भेजा गया और सारी चीज़ें, और शेख रशीद का भी उन्होंने जिक्र किया इस सारे के अंदर कि शेख रशीद झूठ बोलते हैं। यानी हर बंदा ही झूठ बोलता है, और यह मकबूल जान भी, इमरान खान भी, जनरल फैज़ ने गलत किया और जनरल इरफान के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किया या जिसने भी किया। हमारे जूनियर जितने फ़ौजी हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से गलत चीज़ें की और सहाफ़ियों को टॉर्चर भी किया गया, उसका कुछ। जनरल बाजवा एक पाकीज़ा रूह करार देते हैं अपने आप को। उन्हें लगता है कि जितना कुछ इस मुल्क में ख़राब हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी अब अपनी फ़ौज के ऊपर डाल रहे हैं, अपने लोगों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब इंटरव्यू है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इसको कैसे ओन करेंगे। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बारे में भी वो कहेंगे कि मैं इसको ओन नहीं करता, मैंने ये बातें नहीं की, ये बातें मैंने कुछ और की हैं, लेकिन बात असल में कुछ और थी। तो जनरल बाजवा जो हैं उनका ये एक और इंटरव्यू आ गया है, मज़ीद इंटरव्यूज़ आएंगे तो और चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी। रिजीम चेंज ऑपरेशन की एक के बाद एक गवाही आ रही है। अब आ जाएं ज़रा पेट्रोल की कीमत पे, जिसके ऊपर एक धोखा दे रही है गवर्नमेंट के 50 रुपये या 100 रुपये कम कर देंगे। 8 मार्च 2022, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, बल्कि मैं लिख के आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। 8 मार्च 2022 आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $117 फ़ी बैरल थी जब रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पे।
8 मार्च 2022 आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $117 फी बैरल थी। आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे बताई गई है कि $65 फी बैरल से भी कम है। यानी एक तरफ $117 फी बैरल इमरान खान का दौरे हुकूमत 8 मार्च, और एक तरफ $65 फी बैरल से कम कीमत आज मार्च की जनाब 21 तारीख है। एक साल के बाद कितनी कमी आई पेट्रोल की कीमत में आलमी मंडी में? आलमी मंडी में 45% कमी आ गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। उस वक्त से लेके अब तक 45% पेट्रोल की कीमत में कमी आई है आलमी मंडी में। पाकिस्तान में उस वक्त कीमत क्या थी? 8 मार्च 2022 को पेट्रोल 149 रुपए और डीजल 145 रुपए फी लीटर। और आज जब 45% कम है कीमत आलमी मंडी में, तो पाकिस्तान में कीमत है पेट्रोल 272 रुपए और डीजल 280 रुपए से जायद फी लीटर। इसको जरा आप समझ लीजिए कि आलमी मंडी में 45% कमी हुई है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 90% इजाफा हुआ है। अगर आलमी मंडी की कमी को और पाकिस्तान में इजाफे को आप जोड़कर देखें तो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 135% तक बढ़ी हैं। 135% तक बढ़ी है अगर कमी को और बेशी को आप इकट्ठा करें। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस तनासुब से वो पेट्रोल बेच रहे थे उस तनासुब से आज बिके तो पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? ये सवाल हमने कैलकुलेट किया है। जब आलमी मंडी में पेट्रोल $117 फी बैरल का था तो इमरान खान साहब 149 रुपए फी लीटर बेच रहे थे। उसी तनासुब से अगर आज इमरान खान साहब बेचें और रजीम चेंज ऑपरेशन ना हुआ होता तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के मुताबिक आलमी मंडी में इस वक्त की जो कमी हुई है उस कमी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए फी लीटर से कुछ कम होनी थी। ये है जी। अब जहां पे 80 रुपए फी लीटर होनी चाहिए वहां पे 50 रुपए का रिलीफ देंगे, और वो भी किसको देंगे? वो मैं आपको पोस्टमार्टम पूरा करूंगा कि मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ी और थोड़ा सा रिलीफ वो कितना परसेंट बनता है और किस तरह वो करेंगे, वो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी। मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है, आपके सामने हम रख देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।